अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, सबसे जरूरी चीज है सवाल पूछना, कभी बंद न करें। जिज्ञासा के होने का अपना ही कारण है। तो इसी जिज्ञासा और ज्ञान की खोज की भावना के साथ आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज तारीख है गुरुवार 11 सितंबर 2025। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पल पर गहराई से नजर डालेंगे जिसने न सिर्फ भारत की बल्कि कह सकते हैं पूर्व और पश्चिम के संवाद की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के 11 सितंबर 1893 को शिकागो की विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके बहुत ही प्रसिद्ध भाषण की। और हमारी आज की ये चर्चा इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख और दूसरे विश्लेषणों पर आधारित है। जी। ये विषय देखिए सिर्फ इतिहास या दर्शन के शौकीनों के लिए ही नहीं है। ये उन सब के लिए महत्वपूर्ण है जो भारत के वैचारिक सफर को और दुनिया में उसकी जगह को समझना चाहते हैं। हाँ, और खास तौर पे जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनके लिए तो ये आधुनिक भारत, भारतीय दर्शन और भारत की जो सांस्कृतिक कूटनीति है उन सब पहलुओं से जुड़ता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अहम हो सकता है। सही कहा। तो हमारा इरादा सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि भाषण के पीछे का माहौल, उसके संदेश की ताकत और उसकी जो आज तक गूंज है उसे परत दर परत खोलकर समझना है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए उस माहौल में चलते हैं। साल 1893, अमेरिका का शिकागो शहर। दुनिया भर से अलग अलग धर्मों के लोग जुटे हैं विश्व धर्म संसद में। जी, एक बहुत बड़ा आयोजन था वो। एक भव्य मंच है, दुनिया भर के जाने माने धर्मगुरु, विद्वान सब मौजूद हैं। और इसी बीच एक 30 साल का भारतीय सन्यासी गेरुए कपड़ों में मंच पर आता है। लोग शायद उम्मीद कर रहे होंगे कि वो औपचारिक रूप से लेडीज एंड जेंटलमैन कहेंगे। हाँ, जैसा कि उस समय रिवाज था, लेकिन वो कहते हैं अमेरिका के बहनों और भाइयों। और बस इन शब्दों ने जैसे जादू कर दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सीधा दिल से जुड़ाव था, औपचारिकताओं से एकदम हटकर। बताते हैं कि इसके बाद करीब 2 मिनट तक लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे। जोरदार स्वागत हुआ। हाँ, ये शुरुआत ही इतनी जबरदस्त थी, किसने सबका ध्यान खींच लिया। हाँ, माहौल ही बदल गया एकदम से। उस एक वाक्य ने ही जैसे मंच तैयार कर दिया। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ कोई भावनाओं का अचानक उफान नहीं था। इस प्रतिक्रिया के पीछे एक तरह की जमीन पहले से तैयार हो रही थी, कह सकते हैं। अच्छा, कैसे? हमें 19वीं सदी के आखिरी दौर को समझना होगा। एक तरफ तो हाँ, पश्चिमी देशों का दबदबा बढ़ रहा था, विज्ञान तकनीक में तरक्की हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ विचारों का एक वैश्विक आदान प्रदान भी शुरू हो चुका था। मतलब जिसे हम पूर्व और पश्चिम के बीच संवाद कहते हैं, वो पनप रहा था। हाँ, उपनिवेशवाद के कारण संस्कृतियां ना चाहते हुए भी संपर्क में आ रही थी। बिल्कुल। और अमेरिका का अपना जो माहौल था वो भी इस तरह के संदेश के लिए कुछ हद तक तैयार था। कैसे? देखिए, जैसा कि विलियम बेकरलेग जैसे विद्वान बताते हैं, अमेरिका में पहले से ही कुछ सहानुभूतिपूर्ण वैचारिक धाराएं मौजूद थीं। जैसे राल्फ वॉल्डो इमर्सन जैसे ट्रांसेंडेंटलिस्ट विचारक थे। ये लोग मानते थे कि सच्चा ज्ञान सिर्फ तर्क या इंद्रियों से नहीं, बल्कि अंदर की आवाज, आध्यात्मिक अनुभूति से मिलता है। अच्छा। उन्होंने पारंपरिक ईसाई मान्यताओं पर सवाल उठाए थे। तो एक तरह से उन्होंने वेदांत जैसे पूर्वी दर्शन के लिए जमीन तैयार कर दी थी, अनजाने में ही सही। यानी पश्चिम में भी एक तलाश चल रही थी कुछ नया जानने की। हाँ, कह सकते हैं। देखिए, तेज औद्योगिकरण था, समाज बदल रहा था, डार्विन का सिद्धांत आ गया था, बाइबल पर भी नई तरह की आलोचनाएं हो रही थीं। इन सब से पश्चिमी समाज में कई लोगों के मन में एक तरह का आध्यात्मिक खालीपन पैदा हो रहा था, जिसे बेकरलेग अधूरी आध्यात्मिक आवश्यकता कहते हैं। मतलब पुराने जवाब शायद काफी नहीं लग रहे थे। बिल्कुल। ऐसे में वेदांत का जो तर्क पर आधारित, अनुभव पर जोर देने वाला और सार्वभौमिक संदेश था, जो किसी एक पैगंबर या किताब तक सीमित नहीं था, हाँ, वो कई लोगों को आकर्षित कर सकता था। और इसी सब का मंच बनी वो विश्व धर्म संसद। जी हाँ, ये संसद जो 11 से 27 सितंबर 1893 तक चली, ये सिर्फ अलग अलग धर्मों का जमावड़ा नहीं थी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये उस दौर की वैश्विक चेतना, एक तरह के मंथन का प्रतीक थी। अच्छा। सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर की रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, उसमें लिखा है कि वहाँ यहूदी रब्बी थे, कैथोलिक बिशप थे, अलग अलग ईसाई मतों के लोग, हिब्रू विद्वान, बौद्ध भिक्षु, मुस्लिम इमाम, सब थे। वाह। तो एक माहौल था सार्वभौमिक भाईचारे का, सत्य की खोज का। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि इतने बड़े मंच पर बोलने से पहले विवेकानंद खुद थोड़े नर्वस थे। ऐसा नहीं था कि वो एकदम आत्मविश्वास से भरे थे। हाँ, उन्होंने बाद में लिखा भी इस बारे में।
उन्होंने हार्वर्ड के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट को बाद में एक पत्र में बताया था कि वो कांग्रेस में लगभग आखिरी समय में शामिल हुए। उनके पास कोई खास तैयारी नहीं थी और इतने बड़े बड़े वक्ताओं के सामने बोलने में उन्हें सच में डर लग रहा था जी। और एक और मुश्किल थी, उनके पास कोई आधिकारिक परिचय पत्र नहीं था किसी संस्था का, जो ज्यादातर लोगों के पास था। हाँ, ये एक बड़ी बाधा थी। यहाँ पर प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट का रोल बहुत अहम हो जाता है। वो विवेकानंद से मिले, उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने आयोजकों से जोरदार सिफारिश की, और जो उन्होंने लिखा वो तो कमाल ही था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने लिखा, इनसे परिचय पत्र मांगना तो ऐसा है जैसे सूरज से पूछना कि उसे चमकने का क्या हक है। यहाँ एक ऐसा इंसान है जो हमारे सारे पढ़े लिखे प्रोफेसरों को मिला दें तो भी उनसे ज्यादा ज्ञानी है। अरे वाह, क्या जबरदस्त सिफारिश थी, है ना? और विवेकानंद ने इस भरोसे को पूरी तरह निभाया। उन्होंने संसद में कुल 6 बार भाषण दिए वैसे तो। जी हाँ, सारे ही महत्वपूर्ण थे। लेकिन वो 11 सितंबर वाला पहला भाषण, उसने तो बस छाप ही छोड़ दी। संदेश बहुत गहरा था, पर तरीका एकदम सीधा, दिल तक पहुंचने वाला। बिल्कुल। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाया है। हाँ। और फिर वो कहते हैं, हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच मानते हैं। ये बात, सभी धर्मों को सच मानना, उस जमाने में जब धर्म को लेकर इतनी कट्टरता थी, टकराव थे, ये कितनी बड़ी बात रही होगी। ये बहुत क्रांतिकारी विचार था। ये सिर्फ टॉलरेट करने यानी बर्दाश्त करने की बात नहीं थी, ये सम्मान के साथ एक्सेप्ट करने, स्वीकार करने की बात थी। सही। और फिर उन्होंने सांप्रदायिकता, कट्टरता और धर्मांधता पर बहुत तीखा हमला बोला। उनके शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उसकी भयानक पैदाइश धर्मांधता ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है, बार बार इसे इंसानी खून से नहलाया है, सभ्यताओं को नष्ट किया है और पूरे के पूरे देशों को निराशा के गर्त में धकेल दिया है। सोचिए, 1893 में कहा जा रहा है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। हाँ। और उन्होंने उम्मीद जताई कि इस संसद की जो घंटी बज रही है वो हर तरह की कट्टरता का, चाहे वो तलवार से हो या कलम से, हर तरह के उत्पीड़न का और एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे इंसानों के बीच नफरत की हर भावना का अंत कर देगी। अद्भुत आशावाद। जी। अब सवाल उठता है कि इस जोरदार संदेश का आधार क्या था, कहाँ से आ रही थी ये ताकत? हाँ, ये जानना जरूरी है। तो इसका आधार था वेदांत दर्शन, जिसे विवेकानंद ने हिंदू धर्म के सार के रूप में दुनिया के सामने रखा। उन्होंने वेदांत को एक समावेशी, एक यूनिवर्सल धर्म बताया। मतलब जो किसी एक व्यक्ति या पैगंबर पर आधारित नहीं है, बल्कि शाश्वत आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। खासकर अद्वैत वेदांत का जो विचार है कि अनेकता के पीछे एक ही परम सत्य, एक ही ब्रह्म है और हर आत्मा उसी का हिस्सा है। अच्छा। ये विचारी सार्वभौमिक स्वीकृति का दार्शनिक आधार बनता है कि अगर सब उसी एक का हिस्सा है तो फिर नफरत या भेदभाव कैसा? तो इस भाषण का और उनके विचारों का फिर असर क्या हुआ तुरंत और लंबे समय में? यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल। तात्कालिक असर तो जबरदस्त था। विवेकानंद रातों रात मशहूर हो गए। अमेरिकी मीडिया ने उन्हें हाथों हाथ लिया। पश्चिम, खासकर अमेरिका, पहली बार हिंदू धर्म और वेदांत को इतने प्रभावी और आसान तरीके से समझ रहा था। विवेकानंद ने इसे कोई रहस्यमयी चीज की तरह नहीं पेश की, बल्कि एक तार्किक दर्शन के रूप में। हाँ, एक तार्किक, वैज्ञानिक और सार्वभौमिक दर्शन के रूप में, जिसे उन्होंने कट्टर अद्वैतवाद की दार्शनिक स्थिति कहा। यानी वो विचार जहां सब कुछ मूल रूप से एक ही परम चेतना है। और ये विचार पश्चिमी बुद्धिजीवियों को पसंद आया? हाँ, बहुत से बुद्धिजीवियों और जो लोग आध्यात्मिक खोज में थे, उन्हें ये विचार बहुत अपील कर गया। और वो सिर्फ शिकागो में भाषण देकर रुके नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले करीब 2 साल तक उन्होंने अमेरिका में खूब यात्राएं की, अलग अलग शहरों में गए, विश्वविद्यालयों में लेक्चर दिए, हार्वर्ड में भी। अच्छा। उन्होंने सिर्फ वेदांत ही नहीं समझाया, बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज पर भी बात की। और उनके शिष्य भी बने, जिन्होंने फिर उनके काम को आगे बढ़ाया। और वो खुद अमेरिकी समाज के बारे में क्या सोचते थे? वो अमेरिकी समाज की ग्रहणशीलता से, नए विचारों को अपनाने की उनकी क्षमता से काफी प्रभावित थे। उन्होंने बाद में लंदन में कहा भी था कि अमेरिकी लोग किसी नई चीज को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं करते हैं क्योंकि वो नई है, बल्कि वो उसे उसके मेरिट पर, उसके गुणों के आधार पर परखते हैं। ये दिलचस्प है।
बिल्कुल, और इसी सद ने उनकी विरासत की नींव रखी। इस लोकप्रियता का, इस स्वीकृति का नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और यूरोप के कई शहरों में वेदांत सोसाइटियां बनी। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। इनमें से कई तो आज भी बहुत सक्रिय हैं। वेदांत का अध्ययन, ध्यान और अलग-अलग धर्मों के बीच संवाद को बढ़ावा दे रही हैं। ये पश्चिम में हिंदू दर्शन के स्थायी केंद्र बन गए। तो ये असर सिर्फ अकादमिक या आध्यात्मिक दायरे में नहीं रहा, बाहर भी फैला? नहीं, इसका असर संस्कृति पर भी पड़ा। कई जाने माने लेखक, कलाकार, विचारक विवेकानंद और वेदांत से प्रभावित हुए। जैसे कि मिसाल के तौर पर मशहूर लेखक J.D. सैलिंगर, जिन्होंने द कैचर इन द राई लिखी है, वो अपने जीवन के बाद के सालों में रामकृष्ण, विवेकानंद, वेदांत से बहुत गहरे जुड़े थे। अच्छा। एल्डस हक्सले, जिन्होंने द ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिखी, उन्होंने द पेरेनियल फिलॉसफी जैसी किताबें लिखी जिनमें वेदांत के विचारों को बहुत महत्व दिया गया है। और एक बड़ा रोचक कनेक्शन जॉर्ज लुकास की स्टार वॉर्स फिल्मों से भी जोड़ा जाता है। स्टार वॉर्स से? वो कैसे? हाँ, स्टीवन रोजन और जोनाथन यंग की एक किताब आई थी 2021 में, द जेडी इन द लोटस। उसमें वो बताते हैं कि कैसे वेदांत, भारतीय पौराणिक कथाएं, योग के तत्व, अच्छा, जैसे द फोर्स का विचार है, जो कहीं ना कहीं ब्रह्म या सर्वव्यापी चेतना जैसा है, या फिर गुरु शिष्य परंपरा, ये सब लुकास की कहानी में रचे बसे हैं। ये तो कमाल की बात है। हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे ये विचार धीरे धीरे पॉपुलर कल्चर का भी हिस्सा बन गए। और योग और ध्यान का क्या, आज पश्चिम में जो इतना पॉपुलर है? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा और सीधा प्रभाव है। देखिए, योग की परंपरा तो हजारों साल पुरानी है भारत में, लेकिन पश्चिम में, खासकर अमेरिका में, ध्यान यानी मेडिटेशन और हठ योग, जिसे आजकल लोग बस योग कह देते हैं, उसको लोकप्रिय बनाने में विवेकानंद की शिक्षाओं और उनके द्वारा स्थापित केंद्रों का बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्होंने इसे कैसे प्रस्तुत किया? उन्होंने योग को सिर्फ कसरत की तरह नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास के एक तरीके के रूप में पेश किया। और आज देखिए, पश्चिम में योग और ध्यान अरबों डॉलर की वेलनेस इंडस्ट्री बन चुका है। इसकी जड़ें कहीं ना कहीं विवेकानंद ने जो दरवाजे खोले थे वहां तक जाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि विवेकानंद का शिकागो भाषण सिर्फ एक अच्छा भाषण नहीं था, ये एक ऐतिहासिक घटना थी। बिल्कुल, जिसे उस समय के खास वैश्विक और अमेरिकी माहौल ने और भी ज्यादा असरदार बना दिया। हाँ, वो सही समय पर सही जगह कही गई बात थी। और इसका मूल संदेश था, धार्मिक कट्टरता से ऊपर उठो, सहिष्णु बनो, सबको स्वीकार करो और सार्वभौमिक एकता की तरफ बढ़ो। जी। और इसकी विरासत, जैसा हमने देखा, बहुत गहरी और बहुत फैली हुई है। अकादमिक दर्शन से लेकर पॉपुलर कल्चर और वेलनेस इंडस्ट्री तक इसने पश्चिम में भारत और हिंदू धर्म की एक नई, ज्यादा सम्मानजनक छवि बनाई। एकदम सही कहा। और ये हमें आज के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है ना? हाँ, कैसे? कि विवेकानंद ने 132 साल पहले कट्टरता और असहिष्णुता के अंत का जो आह्वान किया था, वो आज की दुनिया में शायद और भी ज्यादा जरूरी लगता है, और शायद उतना ही अधूरा भी। ये बात तो सोचने वाली है। जिस तरह उन्होंने अलग अलग विचारों, अलग अलग धर्मों के बीच संवाद और सम्मान पर जोर दिया, क्या आज के इस बटे हुए ध्रुवीकृत समाज में हम उस भावना को फिर से जगाने की चुनौती महसूस नहीं करते? ये वाकई गहरा सवाल है, और शायद यही विवेकानंद के विचारों की स्थायी प्रासंगिकता है कि वो आज भी हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। भारत के विचार और उसकी वैश्विक यात्रा को समझने के लिए विवेकानंद का योगदान जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ अकादमिक बात नहीं है, यह हमें अपनी जड़ों को और दुनिया में अपनी जगह को बेहतर समझने में मदद करता है। जी हाँ। तो अगर आपको हमारी ये विस्तृत चर्चा पसंद आई और आप भविष्य में भी ऐसे ही विषयों पर गहराई से विश्लेषण सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें हौसला मिलता है। हाँ, ये हमारी इस कोशिश को जारी रखने में बहुत मदद करेगा। और अगर आपके मन में इस विषय पर कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहन चर्चा सुनना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आपके सुझावों का स्वागत है। हम जरूर पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें अपनी आने वाली चर्चाओं में शामिल करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।